डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन। फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। हालांकि वातावरण में नमी और बरसात से जो पानी मिलता है उसके अलावा अतिरिक्त जल जो पौधों को दिया जाता है, फसलों को दिया जाता है, वो सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की क्या आवश्यकता है, पौधों के शरीर में जल का क्या महत्व है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, कैसे कैसे सिंचाई की जा सकती है, सिंचाई के लिए जो है क्या क्या स्रोत है, नहरें हैं, कुएं हैं, साधनों में जो इसकी विधियां हैं, सिंचाई की करने की विधियां हैं, उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जहां पर जल की मात्रा कम है, 1% जल है हमारे पास, मतलब भारत देश की बात करें अपन, भारत देश का 10-10.5% तो हमारा पास भौगोलिक क्षेत्रफल है, जबकि ग्राउंड वाटर केवल 1%। देखिए आप, भूभाग तो है 10% और ग्राउंड वाटर है 1%। उसी में हम जो है एग्रीकल्चर में बहुत योगदान कर रहे हैं, कृषि उत्पादन में बहुत योगदान कर रहे हैं, कई चीज़ों में तो बहुत फर्स्ट नंबर पे हम, ये आपके तिलहन में हम चने उत्पादन में बहुत अच्छी पोजीशन है, दालों में अच्छी पोजीशन है हमारी, और कई तो जो खरीफ की फसलें, बाजरे में नंबर 1 है, जीरे में नंबर 1 है, वो सब हम, और उन सब में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो और सिंचाई के साधन जब तक हम उपयुक्त नहीं लेंगे तो कम जल में हम पूरे क्षेत्र को सिंचित नहीं कर सकते। तो सिंचाई की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जल का पौधों के जीवन में क्या महत्व है, पौधे बिना जल के जीवन पौधों का संभव ही नहीं है। जल के प्रकार पढ़ेंगे हम, हालांकि ये पिछले टॉपिक में पढ़ चुके अपन। जल के प्रकार का मतलब आर्द्रताग्राही जल, केशीय जल और गुरुत्वीय जल। और केशीय जल पौधों को उपलब्ध होता है, आर्द्रताग्राही जल पौधों को उपलब्ध हो नहीं सकता। और गुरुत्वीय जल की स्थिति में तो खेत में पानी इतना भर जाता है कि पौधे के पास ऑक्सीजन ही नहीं बचती है। उस समय तो जल निकास करना आवश्यक है, वरना पौधे गल जाएंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और मृदा जल के कुछ हानियां भी होती है। मृदा जल का नुकसान जो होता है, मृदा जल बह के जा रहा है, नीचे बह के जा रहा है, सिंचाई नालियों में से साइड में बह के जा रहा है, इन विभिन्न प्रकार के जल जो नुकसान हो रहा है उनकी बात करेंगे। स्रोत में बात करेंगे, कुओं से कितनी सिंचाई होती है। कुएं भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन वेल और एक ट्यूब वेल, उसकी बात करेंगे हम। नहरों से कितना क्षेत्रफल सिंचित होता है, तालाबों से कितना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नहर है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर, सबसे बड़ी नहर जो है, लंबी नहर, जिससे राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग सिंचित होता है। जल मांग की बात करेंगे हम। ये जल मांग क्या होती है, वाटर रिक्वायरमेंट। सिंचाई जल की मात्रा कम होती है पौधे की जल मांग से। ये जल मांग कैसे निकालेंगे, उसकी विधियां पढ़ेंगे। जल मांग निकालेंगे कैसे, कितना पानी तो जो है हवा में उड़ जाता है पौधे की सतह से। सिंचाई करते हैं तो खेत में से पानी उड़ता है और पौधे की सतह से भी पानी उड़ता है। जो खेत में से पानी उड़ता है वो तो वाष्पीकरण कहलाता है, जो पौधे की सतह से उड़ता है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कितना पानी उड़ता है। इसके अलावा जल नीचे भी अवक्षेपित भी होता है, मृदा भूमि में भी अवक्षेपित होता है। तो कितने सारी जल मांग में आएगी वो। जब खेती करेंगे हम तो जितना भी जल देंगे, चाहे वो नुकसान हुआ है, चाहे पौधे के काम आया है, चाहे वाष्पोत्सर्जित हुआ है, चाहे वाष्पीकरण हुआ है, सारे जल की जो क्वांटिटी है वो जल मांग कहलाती है। और जल मांग की गणना कैसे करेंगे हम, उसकी चर्चा करेंगे हम। फिर जल मांग ज्ञात कैसे करेंगे हम, कौन सा तरीका है जल मांग ज्ञात करने का। इसके बाद जल उपयोग दक्षता पढ़ेंगे हम। जल उपयोग दक्षता क्या होती है। देखो, एक फसल है, धान की फसल है, वो तो ज्यादा पानी लेकर धान उत्पादन करती है, जबकि ज्वार या बाजरे की फसल कम पानी चाहकर भी उतना ही वजन पैदा कर देती है, उतना ही अनाज पैदा कर देती है। तो ये अलग अलग फसल की अलग अलग जल उपयोग दक्षता है। ऐसे ही भूमि की भी अलग अलग होती है। हर खेत की, रेतीली मिट्टी है तो उसकी कम जल उपयोग दक्षता होगी, चिकनी मिट्टी है तो उसकी ज्यादा जल उपयोग दक्षता होगी। खेत की जल उपयोग दक्षता या फसल की जल उपयोग दक्षता, ये जल उपयोग दक्षता के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद अलग अलग फसलों की जल उपयोग दक्षता भी हमने दर्शाएंगे हम। इसके अलावा पौधों में सिंचाई कैसे करेंगे, कैसे पता पड़ेगा आपको सिंचाई करनी है फसल में। या तो पौधे की स्थिति को देखकर सिंचाई करेंगे, या मिट्टी को देखकर सिंचाई करेंगे। और पौधे को देखकर कैसे सिंचाई करोगे, भाई पौधा मुरझाने लग गया, फसल मुरझाने लग गई, सिंचाई करो। मिट्टी में नमी को नापेंगे,
कई तरह के मीटर पढ़ेंगे हम। कौन कौन से मीटर? जिप्सम ब्लॉक पढ़ेंगे हम, और जो है न्यूट्रॉन मीटर पढ़ेंगे हम, जिसमें से मिट्टी की नमी को नापेंगे। है, मिट्टी में नमी नापने का अलग उपकरण है, उसकी मापेंगे। और इसके अलावा एक वो क्रांतिक अवस्थाएं जो वैज्ञानिकों ने निकाल रखी है, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर भी सिंचाई की जाती है, वो ही अपनाई जाती है आजकल। प्रमुख रूप से वर्तमान में जो सिंचाई की जाती है वो क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर ही की जाती है। ये क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, किस किस फसल की कितनी जो जल मांग है वो कितनी इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं। इसके बाद जल प्रवाह को नापेंगे। जल प्रवाह को कैसे नापते हैं? जैसे नाली में पानी बह रहा है तो आपको अंदाजा तो होना चाहिए ना कि इस फसल में कितना तो पानी चाहिए, कितना लगना चाहिए और कितना पानी बह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पानी जो है जितना पानी फसल को चाहिए उससे ज्यादा बहता ही जा रहा है, तो उसका पता कैसे पड़ेगा? उसका पता पड़ेगा कि नाले में जो पानी बह रहा है वो कितना बह रहा है, उसको नापेंगे हम। जल प्रवाह को नापेंगे। उसके लिए हम कौन कौन सी विधियां लेंगे? विनोच विधि, कई बार क्वेश्चन आता है विनोच का। विनोच विधि है, पार्सल फ्लूम विधि है, ये जिसकी जो जल प्रवाह की नापेंगे। इसके अलावा जल को मापने की इकाई भी पता होनी चाहिए आपको। है, हेक्टर, खेत में पानी दे दिया, लीटर में कैसे नापोगे आप? कैसे नापोगे लीटर में? 1 हेक्टर खेत में जो है आपको गेहूं की फसल की सिंचाई करनी है, 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी, 5 से 6 सेंटीमीटर गेहूं की फसल में पानी देना है हमको। अब 1 हेक्टर का खेत है, कितना पानी लगेगा भैया? कैसे नापोगे इसको? उसकी भी तरीका है। 1 हेक्टर सेंटीमीटर निकालेंगे, तब उससे जो घन मीटर निकालेंगे, घन मीटर से हमको लीटर में जल को कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार से ये सब चीजें हमारी सिंचाई के टॉपिक है भैया। तो एक एक करके अपन इनको कवर करते हैं। और सबसे पहले लेंगे कि जल का पौधों के जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले हम लेंगे जल का पौधों के जीवन में क्या महत्व है, तो इस पर चर्चा करते हैं। देखो आप, सभी जीवों की होती है कहानी ये, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। मनुष्य में भी गर्मी के दिनों में, जून के महीनों में थोड़ी सी भी लापरवाही कर ली तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। थोड़ा सा भी पानी कम पिया और धूप में निकल गए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और एक बार डिहाइड्रेशन होने के बाद आदमी के बचने की संभावना भी नहीं होती है। वैसे ही पौधों में परमानेंट विल्टिंग हो जाती है। परमानेंट विल्टिंग, थोड़ी सी भी पानी की कमी खेत में हो गई और परमानेंट विल्टिंग हो गई तो पौधा वापस जिंदा नहीं होता है। जल का इतना महत्व है, जीवन का मुख्य आधार है। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में, काय में, जीव द्रव्य में जो है 90% जल होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? जो कोशिका होती है, कोशिका, देखो कोई भी जीव हो, समस्त जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और कोशिका में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। इसमें गुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिन जालिका होती है केंद्रक में। इसमें क्या क्या होता है, थोड़ी चर्चा करते हैं भैया आज कोशिका के बारे में। क्या क्या होते हैं कोशिका में? देखो, जो पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है, जिसमें क्या लगे होते हैं? क्रिस्टी मैट्रिक्स होता है, हरित लवक होता है, जिसमें क्या होगा? हमारा काम की चीज प्रकाश संश्लेषण होगा। काय में होता है? हरित लवक में होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें क्या होता है? ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा बनती है। काय में? माइटोकॉन्ड्रिया में। है, कोशिका की थोड़ी जानकारी हमको होनी चाहिए, चर्चा कर लेते हैं। और ये बाहर की जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली है भैया कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, जो अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है ये? अर्धपारगम्य होती है। इसके बाहर एक भित्ति और पाई जाती है भैया, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। जब हम आवश्यक पोषक तत्व पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति कैल्शियम की बनी होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम की पैक्टेट की बनी, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो इसका जो ये जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य, इसमें 90% जल होता है, तभी जीवन संभव है। कम से कम 90 से ज्यादा होता है, तो 90% जल होगा तभी जीवन संभव है। ठीक है, तो जीवन का आधार है नंबर 1। दूसरा,
इन जीवों की वृद्धि के लिए और जो कृत्रिम जल देते हैं पानी अपन, उसको सिंचाई कहते हैं। ये तो बात कर चुके अपन, पता है अपन को सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई उसे कहते हैं जब पहली बात तो पौधों को बरसात से या नमी से, वातावरण की नमी से या मिट्टी में कोई जल है तो उसे जल मिल जाता है। उसके अलावा जब पौधों की आवश्यकता होती है तो हम जो कृत्रिम पानी देते हैं उसको सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम पानी देने को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब पौधों को जल की आवश्यकता के बारे में एक बात करी हमने, जीव द्रव्य का मुख्य आधार है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रकाश संश्लेषण के बिना कोई एग्रीकल्चर संभव नहीं है, कोई प्रकाश संश्लेषण के बिना किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई उत्पादक है तो वो पौधे हैं, क्योंकि वही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और तो कोई प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सब जो उत्पादन करती है वो उत्पादन नहीं करती है, वो तो प्रोसेसिंग करती है। चीनी मिल को गन्ना चाहिए, कपड़ा मिल को सूत चाहिए, धागा चाहिए, रेशा चाहिए, और आपकी चमड़ा, उसको चमड़ा चाहिए, चमड़ा उद्योग को, सब उद्योगों को कोई न कोई रॉ मटेरियल चाहिए। जबकि पौधों को क्या चाहिए भैया, कोई कुछ नहीं मांगते पौधे आपसे हमसे। वातावरण से CO2 लेते हैं, मृदा से जल लेते हैं, सूरज की प्रकाश से उनका चूल्हा जलता है, सूरज के प्रकाश की उस ऊर्जा से वो ऊर्जा मिलती है उनको। और भैया, और चूल्हा कौन सा बना हुआ है, चूल्हा बना हुआ है हरित लवक। कहाँ बनता है भोजन, हरित लवक में भोजन बनता है। कहाँ बनता है, हरित लवक में भोजन बनता है। इस प्रकार से खाद्य पदार्थों का निर्माण कहाँ से होता है, प्रकाश संश्लेषण से होता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूं। उधर देखो, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, दोबारा एक बार और मैं बताना चाहूंगा। प्रकाश संश्लेषण क्या क्या लेता है भैया पौधा प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली, जल कहाँ से लिया, मृदा से लिया, और क्या लिया, प्रकाश कहाँ से आया, सूर्य से मिल रहा है भैया उसको। कहाँ से मिल रहा है, और जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है वो कोशिका में हरित लवक, कहाँ से हो रहा है, हरित लवक में हो रहा है। और देखो क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट, क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया भैया, अनाज बना दिया, फल बना दिए, आम बना दिए, सब्जियां बना दी, गन्ने का रस चीनी बना दी, चुकंदर बना दिया, पूरी पपीता बना दिया। सब कुछ जो डिपोजिशन होता है वो इस प्रक्रिया से होता है। सबसे पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण में जल आवश्यक है। कहाँ जल, ये रहा जल। इस प्रकाश संश्लेषण में जल सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया होती है भैया यहाँ पर, वो होती है ये जल का हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटना सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, और इसको बोलते हैं प्रकाशिक अपघटन। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। तो इसी से प्रकाश संश्लेषण संभव है। ये बात है भैया। तो प्रकाश संश्लेषण में जल तो आवश्यक है ही है, कोशिका विभाजन के लिए भी आवश्यक है। कोशिका विभाजन से वृद्धि होती है, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, और उसी प्रकार उसी से वृद्धि करते हैं पौधे और बड़े होते हैं, और फिर पुष्पीकरण होता है, और फिर बीज बनता है, और फिर नया पौधा बनता है। ये जीवन चक्र होता है पौधों का। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए भैया, जल की आवश्यकता है। बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता है। बीज में भ्रूण होता है, और भ्रूण कब सक्रिय होता है, जब उसको उचित नमी और उचित तापमान मिलता है, तभी वो सक्रिय होता है, अंकुरित होता है। तो बिना नमी के अंकुरण भी संभव नहीं है। पोषक तत्वों के संवाहक का कार्य करता है भैया। जितने भी पोषक तत्व है कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, जड़ों से अवशोषित किए जाते हैं, जल के साथ आते हैं वो सारे। कहाँ के साथ आते हैं, जल के साथ संवाहक का कार्य करते हैं। साथ में जल में घुलकर ही तो पोषक तत्व पौधों के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें भी थोड़ी सी मैं आपको जल अवशोषण में भी एक छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी मेरे को। देखो इधर ध्यान से सुनिए। क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती है, पौधे की जो जड़ें होती है, इधर देखिए आप, इस प्रकार से किसी भी पौधे की जड़ है। इस पौधे के जड़ के मुख्य 3 भाग होते हैं भैया। आगे के 3 भाग होते हैं, और उसमें सबसे आगे का जो भाग होता है वो तो लगातार यहाँ पर कोशिका विभाजन होता रहता है। क्या होता रहता है, कोशिका विभाजन होता रहता है। इसलिए इसको
कोशिका विभाजन क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजन होता रहता है और जड़ें आगे बढ़ती रहती है, विभाजन होता रहता है और जड़ें आगे बढ़ती रहती है। दूसरा जो इसके ऊपर वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, जिसमें कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। यहाँ तो विभाजन हुआ है और यहाँ आकार में वृद्धि होती है, कोशिकाएं बड़े आकार की हो जाती है। और तीसरा जो होता है वो होता है भैया कोशिका विभेदन क्षेत्र। ध्यान से देखेंगे आप, विभाजन नहीं है, ये विभेदन है। ये विभाजन था, है? विभाजन तो डिवीजन होता है, 1 से 2 होना तो क्या होता है? विभाजन होता है। और विभेदन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन यानी अभी समझाता हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब विभेदन होता है कोशिकाओं में कार्य के अनुसार। ये जाइलम बन गया, ये फ्लोएम बन गया, ये कोर्टेक्स बन गया, है? ये एपिडर्मिस बन गई। क्या बन गई? एपिडर्मिस बन गई। इस प्रकार से कार्यों के अनुसार कोशिका में विभेदन होता है। विभेदन, डिफरेंशिएशन हो जाता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कोशिका विभेदन क्षेत्र है भैया ये, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया, क्योंकि जल अवशोषण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जल अवशोषण के लिए जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात भैया, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका विभेदन क्षेत्र में, विभाजन में नहीं, दीर्घीकरण में नहीं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका विभेदन क्षेत्र में पाए जाते हैं। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी, जो मूल रोम होते हैं लगे हुए, ये मूल रोम हमेशा क्या होते हैं भैया? एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा, कितने ही बड़े हो भैया, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय, एक कोशिका के बने होते हैं। और इनसे ही क्या होता है पता है? जल का अवशोषण होता है परासरण की क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा जल का अवशोषण होगा? परासरण की क्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है। और उसी जल की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो पोषक तत्वों के संवाहक का कार्य करता है कौन? जल। अब चलो भैया आगे, मृदा जल के प्रकार। मृदाओं में जो जल पाया जाता है उसके 3 प्रकार होते हैं। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आर्द्रताग्राही जल, और दूसरा केशीय जल, और तीसरा गुरुत्वीय जल। आर्द्रताग्राही जल तो मतलब बहुत सूखी मिट्टी होती है, उसमें बहुत कम ऐसा जल होता है जो उसको जड़ें अवशोषित इतना कम मात्रा में होता है कि उसको जड़ें अवशोषित नहीं कर सकती। ये अधिकतम वायुमंडलीय दाब पर मतलब मृदा कणों से जुड़ा रहता है। कितना? 31 वायुमंडलीय दाब से मृदा कणों से जुड़ा रहता है। द्रव अवस्था में नहीं होता है, होता ही नहीं, बहुत नमी सी होती है, मामूली बिल्कुल नमी सी होती है, इसलिए जल द्रव में कहां से होगा? अचल होता है, मृदा कणों के अंदर बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। पौधे उपलब्ध उसको खींच ही नहीं सकते, इतनी कम नमी होती है? ये आर्द्रताग्राही जल है जो 31 वायुमंडलीय दाब से भी अधिक वायुमंडलीय दाब पर संधारित है। दूसरा जल है भैया केशीय जल। हल्की हल्की नमी, ज्यादा गचगच पानी नहीं भरा हुआ है, हल्की नमी वाली जो अवस्था होती है वो केशीय जल कहलाती है। ये जल द्रव अवस्था में होता है और 1/3 से लेकर 31 वायुमंडलीय दाब के बीच वाला जो जल होता है, उपलब्ध जल होता है पौधों को, इसको केशीय जल कहते हैं। और इसी को पौधे अवशोषित करते हैं। केशीय जल अवशोषण कर पाते हैं। इसके बाद तीसरा जल होता है गुरुत्वीय जल। जब खेत में ज्यादा पानी भरा रहता है, बहुत ज्यादा नमी रहती है, तो पानी गुरुत्व बल की ओर बहता रहता है और उस अवस्था को गुरुत्वीय जल कहते हैं। और इस जल को रोकने के लिए मृदा कणों को किसी प्रकार की दाब लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम दाब, 0.33 या 1/3 से भी कम वायुमंडलीय दाब पर मृदा कणों से संधारित रहते हैं। इस अवस्था को क्षेत्र क्षमता भी कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी यानी फुल पानी भरा हुआ है फील्ड कैपेसिटी के अनुसार। और इस समय इतना पानी भरा हुआ है कि हमको खेत में जल निकास करने की आवश्यकता है, वरना फसलें गड़ जाएगी। इस अवस्था में जब खेत में पानी भरा होता है तो लीचिंग भी होती है भैया।
क्या होती है? लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? जल के साथ पोषक तत्वों लवणों का घुलकर नीचे की तहों में चले जाना लीचिंग कहलाता है। तो इस अवस्था में लीचिंग भी होती है क्योंकि खेत में पानी भरा हुआ है। तो ये 3 प्रकार के जल थे, आर्द्रताग्राही जल, केशीय जल और गुरुत्वीय जल। चूंकि इसकी चर्चा हम पहले क्लास में कर चुके हैं इसलिए मैंने ज्यादा विस्तृत इसके बारे में आपको बताया नहीं है, वरना ये एक अपने आप में आधे घंटे की क्लास का टॉपिक है, मृदा जल के प्रकार। अब मृदा जल की हानियां। अब देखो, मृदा जल को हमको बचाना है, सिंचाई कर रहे हैं, पहले तो बड़ी मेहनत से तो कुएं में से पानी निकाला है, नहर का पानी लेके आए हैं, अब उसको खेत में देंगे, उसके दौरान कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रकार के नुकसान होते हैं पहले उन पे चर्चा करेंगे, नुकसान कैसे कैसे पानी का हो सकता है उन पे चर्चा करेंगे। मृदा जल की हानियां, नंबर 1 है सीपेज। ये इंग्लिश वर्ड है एक्चुअल में, इसका कोई हिंदी नहीं लिखा है मैंने, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ब्रैकेट में इंग्लिश जरूर लिखा होगा, क्योंकि ये एक जैसे हिंदी होती है इनकी हिंदी सबकी एक जैसी होती है, इसलिए आपको अंग्रेजी में ही मैं बता रहा हूं आपको मैं। सीपेज क्या होता है? जिन नालियों से, सिंचाई नालियों से अपन पानी देते हैं, सिंचाई नाली पानी बहता है, सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई नालियों से जब पानी देते हैं तो बगल में से, उन नालियों के बगल में से क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल किस अवस्था में? हॉरिजेंटल, बगल में ऐसे नाली पानी ऐसे बह रहा है तो ऐसे है हॉरिजेंटल जो नुकसान होता है पानी का वो सीपेज कहलाता है। नीचे की तरफ का पानी को सीपेज नहीं कहते, बगल में जो पानी निकला नालियों में से उसको क्या कहेंगे? सीपेज कहते हैं। इसके बाद नीचे की ओर पानी बहना, कहां पर बना? गुरुत्व बल की ओर, खेत में से नीचे की ओर पानी बहना परकोलेशन कहलाता है। कब? संतृप्त मृदाओं में से, खेत में पानी भरा हुआ है, गचगच है, उस अवस्था में पानी का नीचे की ओर गमन करना परकोलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर संतृप्त मृदाओं से, इंपॉर्टेंट है यहां पर, संतृप्त मृदाओं से जल का गुरुत्व बल की ओर गमन क्या कहलाता है? परकोलेशन कहलाता है। जबकि असंतृप्त मृदाओं से, यानी ज्यादा पानी भरा हुआ नहीं है, संतृप्त नहीं है, नमी है केवल, फिर भी कुछ पानी नीचे की ओर गमन करता है, उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। असंतृप्त मृदाओं से, ओके, परकोलेशन हुआ, इनफिल्ट्रेशन हुआ। इसके बाद लेंगे हम जल के साथ कुछ लवण घुलकर नीचे की सतहों में चले जाना लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लीचिंग। पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर नीचे चले जाना, इसको रोकने के लिए खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, एक बात तो ये, परंतु कुछ जगह पर हमको ये आवश्यक भी होता है। कल हमने लवणीय भूमि की बात करी थी, तो लवणीय भूमियों को सुधारने के लिए ये करना पड़ता है। खेत में पानी भरते हैं तो लवण जो होते हैं ना सतह पर, वो नीचे चले जाते हैं, उसमें लीचिंग करा भी था हमने। परंतु सामान्य खेतों में लीचिंग करने से हमारे पोषक तत्वों का नुकसान होता है, लीचिंग। ठीक है, ये हो गया तीनों, सीपेज हो गया, परकोलेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया और लीचिंग हो गया। ओके, अब एक टर्म आती है रन ऑफ। रन ऑफ, खेत में से एक्सेस पानी भर गया, एक्सेस खेत में पानी भर गया, वो ज्यादा जो पानी है, एक्सेस वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, एक्स्ट्रा पानी खेत का भरा हुआ बाहर निकलना, खेत में एक्स्ट्रा पानी का बाहर निकलना रन ऑफ कहलाता है। और ये कोई नुकसानदायक नहीं है, बढ़िया बात है, जल निकास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ठीक है। जब खेत में ज्यादा कोई ढलान वलान नहीं होता है, तो जब खेत में पानी हो गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्सेस ज्यादा पानी जो होता है बाहर निकलता है, उसको रन ऑफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रन ऑफ कहते हैं। अब एक टर्म आई है भैया, वाटर शेड। देखो, वाटर शेड, वाटर शेड हमारा काम नहीं है एक्चुअल में, ये तो अलग डिपार्टमेंट है वाटर शेड का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है। हम तो क्या करते हैं भैया, खेती बाड़ी का काम देखते हैं। खेती बाड़ी यानी पानी भी खेत में आएगा, उसकी देखभाल करेंगे। जंगल के बरसात की बात नहीं करेंगे हम, जंगल में पानी बह रहा है, वनों में पानी बह रहा है, पहाड़ों में पानी बह रहा है, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है खेत के पानी से। एग्रीकल्चर है, पढ़ते हैं हम, एग्रीकल्चर हमारा सिलेबस है, एग्रीकल्चर ही हमको करनी है।
ओके, परंतु ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर से चूंकि जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने यहां पर लिया है वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है? दरअसल कोई एक एरिया होता है, वाटर शेड डिपार्टमेंट वाले करते हैं इस काम को। एक एरिया होता है, वो वाटर शेड वाले क्या करते हैं, एक एरिया छांटते हैं। जैसे कोई देखते हैं, ढलानों को देखते हैं, सबका ढलान यहां पर आ रहा है, उस जहां तक जिस एरिया का ढलान का पानी यहां पर आ रहा है, मेरे पास तक आ रहा है, उस एरिया को क्या कहते हैं? एक वाटर शेड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक वाटर शेड। मतलब अगर इस दीवार तक पानी यहां आ रहा है, बाकी का पानी ढलान उधर है, तो उसको नहीं गिनेंगे हम। जहां जहां के ढलान यहां मेरे पास आएगा, उस एरिया को ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, एक ऐसा क्षेत्र जिसका ढलान एक बिंदु पर आता है, उसको क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वाटर शेड कहते हैं। इतनी सी बात इसमें समझने की आवश्यकता थी। अब भैया देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के क्या क्या स्रोत है सिंचाई के? या तो कुएं हैं, या नहरें हैं, या तालाब है। तीन तरह की सिंचाई होती है। अब कुएं में दो तरह के हैं भैया, एक तो वेल, सॉरी कुएं को अंग्रेजी में वेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल कहते हैं कुओं को। दो तरह के कुएं होते हैं, एक ओपन वेल और एक ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल से तो कितना और ओपन वेल से कितना सिंचाई होती है वो चीज देखेंगे। देखो आप, भारत में कुओं से सिंचाई होती है भैया, टोटल कुओं और नलकूपों से भारत में 60.90%, दोनों से मिला के, कुओं से और नलकूपों से मिला के कितनी सिंचाई होती है? 60.90%। ओके, जबकि राजस्थान में कितनी होती है? 72%। कितनी होती है? 72%। भारत में कुओं की मतलब बंद कुएं, ट्यूबवेल और खुले हुए कुओं का अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए इनको एक साथ बताया मैंने, कुएं नल कुएं दोनों। कुएं मानो आप तो, भारत में कुओं से लगभग 61% बरसात होती है, जबकि राजस्थान में 72.74% कुओं से सिंचाई होती है। इस 72.74 को राजस्थान में दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? 45.13% तो ट्यूबवेल से और 27.61% ओपन वेल से। ओके, ये दो भागों में बटा, केवल राजस्थान का डेटा, ये दोनों का क्लासिफिकेशन भारत में अलग अलग नहीं है। भारत में तो एक ही है, 60.90% कुओं से होता है। इसके बाद नहर साधन है, नहर जो सिंचाई के स्रोत है। नहर भारत में 29.2% और राजस्थान में 24.47% सिंचाई नहरों से होती है। ओके, तालाबों से बहुत कम सिंचाई होती है। तालाबों से भारत में 4.6% थोड़ी सी होती है, पर राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं है। 0.88% सिंचाई कहाँ से होती है? तालाबों से होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं से, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं से। ठीक है, जब अपन नहर की बात करी तो एक राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट नहर है भैया, और उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं, इसको मरु गंगा भी कहते हैं, मरु गंगा भी कहते हैं, राजस्थान नहर भी कहते हैं। और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ठीक है ना? भारत और सब भारत की, पूरे भारत देश में सबसे लंबी नहर कौन सी है भैया? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के सबसे प्रमुख नहर, राजस्थान में भी, भारत में तो है ही, और राजस्थान में गुजर रही है, इसलिए राजस्थान की प्रमुख हो गई। इसका नाम मरु गंगा और राजस्थान नहर भी है। ये है कहाँ पे? ये पंजाब में, पंजाब राज्य में दो नदी है भैया, व्यास नदी और सतलज नदी। सतलज नदी और व्यास नदी के संगम स्थल पर एक डैम बना हुआ है भैया, हरिके डैम। क्योंकि कोई भी नहर डैम से ही निकलती है। कोई भी नहर कहाँ से निकलती है? बांध से निकलती है। बिना बांध के तो कोई नहर निकल नहीं सकती। तो कोई भी नहर कहाँ से निकलती है? और बांध कौन सा है? हरिके बांध। कहाँ पर बना हुआ है? इन दोनों नदियों के मिलन जहां पर हो रहा है वहां पर हरिके बांध बना हुआ है, और वहां से इस नहर का उद्गम हो रहा है। किसका? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हो रहा है। राजस्थान में ये देखो, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर जिलों को सिंचित करती है। और कितना हेक्टर सिंचित करती है भैया?
25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। पूरी राष्ट्र इसकी जो लंबाई है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। यह है भारत की सबसे लंबी नहर है, 649 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है सिंचाई का। सिंचाई के बाद, नहर के बाद हम लेंगे भैया जल मांग। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, समझना आवश्यक है। जल मांग क्या होती है? देखो, एक तो होता है सिंचाई, एक होती है जल मांग। देखो, सिंचाई हम कब करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। खरीफ की फसल हम ले रहे हैं, हमने ये मान लो बाजरा बो रखा है, और बाजरे में हम सिंचाई करते हैं क्या? नहीं करते। जबकि बिना पानी के तो बाजरा नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता है। पर क्यों नहीं करते सिंचाई? क्योंकि बरसात आ जाती है। तो सिंचाई तो कब करते हैं? जब पौधों को पानी की आवश्यकता होती है तब है। जबकि पौधों को तो पानी, उनको तो मिला ही है पानी। तो पौधों की मांग, जो पौधों की तो मांग तो पूरी हो गई, कहां से पूरी हो गई? बरसात से पूरी हो गई या वातावरण की नमी से पूरी हो गई, तो वो है मांग। इसके अलावा देखो, तो पौधे की जलमांग में क्या क्या चीजें आती है? पौधे की जलमांग कितनी होती है? देखो, अगर कोई पानी वाष्पीकरण से उड़ा, वो उसकी जलमांग में आएगा। कोई पानी वाष्पोत्सर्जन हुआ, वो उसकी जलमांग में आ गया। जितना पौधे ने अपने उपापचय में काम में लिया, वो उसमें काम में आएगा। और अगर कोई पानी जमीन में नीचे भी गया है, जाएगा ही। सिंचाई कुछ बरसात का हो जो कोई सा भी हो, सिंचाई कुछ पानी तो जाएगा ही ना जमीन के अंदर, वो सबको जोड़ेंगे, वो उसकी जलमांग होती है। यानी किसी फसल को पैदा करने के लिए टोटल पानी जितना चाहिए, चाहे वो वेस्टेज हो, वाष्पोत्सर्जन हो, वाष्पीकरण हो, कुछ भी हो, वो पूरा जल जो होता है उसकी जलमांग होती है। जबकि सिंचाई क्या होती है भैया? सिंचाई तो जब करते हैं जब बरसात नहीं होती है। समझ गए ना? तो सिंचाई में और जलमांग में तो ये अंतर है। अब जलमांग होता क्या है देखिए आप। जलमांग देखो, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, निक्षालन यानी जो नीचे जाता है, और उपापचय यानी पौधे के शरीर में काम आता है। ये सारी चीजों का जोड़ कर लें तो क्या आ जाएगी? जलमांग आ जाएगी। देखो, ये वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस सिंचाई प्लस जल की हानि, कितनी हानि होती है, और उपापचय में काम आने वाला सारा जल क्या होती है भैया? जलमांग होती है। सब मिला के जलमांग कहते हैं इसको। अब पौधों की उपापचय क्रिया में एक्चुअल में देखा जाए ना, तो अपन 100 लीटर पानी, जैसे पौधे की जलमांग 100 लीटर है, तो एक्चुअल में पौधे के तो 1 लीटर ही काम आता है। यानी उसकी जीवन जीने के लिए जो पौधे को है उसको तो 1 ही लीटर पानी चाहिए। सही बात तो ये है। बाकी पानी तो वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, निक्षालन होता है। उसके शरीर में तो भैया 1% ही अंग लगता है। इसको बोलते हैं उपापचय क्रिया में केवल 1% पानी ही काम में आता है। ध्यान से सुन लें आप, पौधे के उपापचय क्रिया में जलमांग का 1% ही पानी काम में आता है। ठीक है? और जलमांग हमेशा ज्यादा होती है सिंचाई पानी से। इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं। तो जलमांग के बारे में आप समझ गए होंगे भैया। जलमांग अलग होती है और सिंचाई अलग होती है। सिंचाई जल की मात्रा, सिंचाई कब की जाती है? देखिए आप, सिंचाई जल की मात्रा कैसे निकालेंगे? जल, पूरी जलमांग को में से जो पूरी जलमांग है उसमें से हम अगर बरसात को, पूरी जलमांग जो पौधे की होती है, कहां से आएगा पानी? या तो बरसात से आएगा या वातावरण की नमी से आएगा। पानी तो ये दो, या फिर सिंचाई करेंगे, 3 तरीके से पानी आता है। और सिंचाई हमको निकालनी है, भाई कितना सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो उसकी जो सिंचाई की मात्रा निकालेंगे उसके लिए पौधे की पूरी जलमांग में से अगर बरसात को निकाल दें और वातावरण की नमी को निकाल दें तो सिंचाई की मात्रा आ जाएगी। साहब इतना पानी सिंचाई में देना आपको पड़ेगा। सिंचाई की मात्रा निकल सकती है। अब फसलों की जलमांग ज्ञात करना। फसलों की जलमांग ज्ञात करने के लिए क्या क्या तरीके, ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके हमें। नंबर 1 तो वाष्पन वाष्पोत्सर्जन अनुपात। हमको पूरे पौधे के लिए
कितना पानी चाहिए ये निकालने के लिए हमको कितना तो वाष्पीकरण हुआ खेत में से और कितना वाष्पोत्सर्जन हुआ, इस अनुपात से भी जलमांग को निकाला जा सकता है। एक इकाई शुष्क पैदा करने के लिए, शुष्क पदार्थ को पैदा करने के लिए पौधे द्वारा जितना वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन काम में आता है उसको वाष्पन वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहते हैं। यानी 1 किलो, जैसे धान की बात करें हम, 1 किलो धान पैदा करने के लिए 1 किलो धान पैदा करने के लिए 500 लीटर पानी वाष्पन और वाष्पोत्सर्जित हुआ, तो वाष्पन वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या आ गया भैया? 500:1। क्या आ गया? देखो इसमें लिखा हुआ है, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल की मात्रा और उत्पन्न शुष्क पदार्थ 500 लीटर पानी काम में आया 1 किलो धान पैदा करने के लिए। तो क्या लिख देंगे इसको? 500/1 अनुपात आएगा भैया धान के लिए। काहे के लिए? धान के लिए। यह है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन अनुपात, इवेपो ट्रांसपिरेशन रेशियो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भैया इवेपो ट्रांसपिरेशन रेशियो। इवेपो ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं। तो कितना वाष्पन, अलग अलग फसल का अलग अलग वाष्पन वाष्पोत्सर्जन होता है। गेहूं की फसल में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कम होगा, धान की फसल में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, खेत में पानी भरा रहता है। आलू की फसल में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, गन्ने की फसल पूरे 1 साल तक उगती है, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो अलग अलग फसल का वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, एक तो वाष्पन और एक वाष्पोत्सर्जन, इनमें अंतर पता होना चाहिए। खुले खेत से, जल की सतह से, मिट्टी से जो पानी भाप बनकर उड़ रहा है वो तो वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्पन। और पौधे की सतह से, पत्तियों से या किसी भी पौधे के भाग से जो जल वाष्प के रूप में उड़ता है वो क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। वाष्पोत्सर्जन, फिर एक बात आई, देखो ध्यान से सुनिएगा। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्तियों में स्टोमेटा से होता है। पत्ते में क्या लगे होते हैं? स्टोमेटा। क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। कहाँ पे? पत्तियों के स्टोमेटा की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है भैया, देखियो कभी तो इस प्रकार से होती है, बीच में छेद होता है। ये 2 द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिकाएं क्या बोलते हैं? गार्ड सेल होती है। इन दोनों में ये दोनों खुलना और बंद होना चलता रहता है। कभी तो ये बंद हो जाता है, फिर कभी खुल जाता है, फिर कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाते हैं। द्वार खुलते रहते हैं, जब खुलेगा तो पानी उड़ जाता है, बंद हो जाता तो पानी उड़ना बंद हो जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा से होता है। पर्णरंध्र भी बोलते हैं इनको, है? ठीक है। अब एक विधि है जलमांग ज्ञात करने की, एक विधि और है भैया। कौन सी विधि है? इसमें क्या करते हैं, हम कोई फसल उगाते हैं और उसमें पूरी फसल उगाते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक अलग अलग अंतराल पर सिंचाई करते हैं, अलग अलग गहराई पर सिंचाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये मान लो गेहूं की फसल को अलग अलग 5 प्लॉटों में उगा लिया। इसमें तो दिया 15 दिन बाद पानी, इसमें दिया 16 दिन बाद, इसमें दिया 17 दिन बाद, इसमें दिया 18 दिन बाद, इसमें दिया 5 सेंटीमीटर पानी, इसमें दिया 8 सेंटीमीटर, इसमें 7 सेंटीमीटर, इसमें 6 सेंटीमीटर, अलग अलग पानी दिया। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के प्रयोग बना कर लिए हमने, और प्रयोग करने के बाद लास्ट में हमने उपज आई। तो जिस खेत से सबसे बढ़िया उपज मिली उसी का पानी निकाल लेंगे साहब, ये इसकी जलमांग है। जिस खेत से सबसे बढ़िया उपज मिली उसको क्या मान लेंगे? यही उसकी जलमांग है। तो अलग अलग गहराई, अलग अलग अंतराल पर क्या ले लेंगे? उपज ले लेंगे, और उससे भी जलमांग ज्ञात की जा सकती है। इसको बोलते हैं गहराई अंतराल उपज विधि। ठीक है। अब अगली विधि है भैया उपभोगिक
उपभोगिक उपयोग में प्रयुक्त जल। इसमें क्या है, केवल इसमें क्या लेंगे, पादप सतह द्वारा वाष्पोत्सर्जन में, इसमें केवल पादप सतह का लेंगे भैया, इसको नहीं लेंगे, ये केवल पादप सतह से वाष्पोत्सर्जन है, पादप सतह से वाष्पोत्सर्जन और उसके शरीर में काम आने वाला पानी, केवल पौधे के शरीर में, भूमि से वाष्पन नहीं लेंगे, मृदा में जो नीचे चला गया उसको नहीं काउंट करेंगे, केवल क्या लेंगे, जो पादप सतह से पानी और उपापचय में पानी काम आ रहा है उसको, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, जो कंजम्पशन में लिया गया, पौधे के शरीर में काम में लिया गया, उस पानी को निकाल कर भी पौधे की जल मांग निकाली जा सकती है। इस प्रकार से 3 विधियां थी भैया जल मांग निकालने की। अब अगला विषय भैया जल उपयोग दक्षता। मतलब कोई फसल तो 500 लीटर में 1 किलो अनाज पैदा कर रही है, कोई फसल 200 लीटर पानी में 1 किलो अनाज पैदा कर रही है, और कोई फसल, देखो आज बताता हूं एक टेबल में आपको, देखो कितना अंतर है। देखो आप, धान की फसल, ध्यान से सुनिए, धान की फसल में 1 किलो धान शुष्क पदार्थ, 1 किलो शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 2702 लीटर पानी चाहिए, जबकि ज्वार में केवल 1100 लीटर पानी चाहिए, जबकि गेहूं को 793 लीटर पानी चाहिए। ध्यान से सुन लेना, ये 1-1 किलो अनाज पैदा करने की कीमत है। 1 किलो गेहूं का अनाज पैदा करने के लिए कितना पानी चाहिए, 793 लीटर पानी। ताज्जुब कर जाओगे आप। 1 किलो मूंगफली का दाना पैदा करने के लिए 1086 लीटर पानी चाहिए। 1 किलो धान पैदा करने के लिए 2702 किलो पानी चाहिए, लीटर पानी चाहिए, और ज्वार के लिए भी 1111 लीटर पानी चाहिए, और मक्का और बाजरा के लिए 1250 लीटर पानी चाहिए। इतना पानी चाहिए। देखो आप, इतना पानी चाहिए 1-1 किलो अनाज पैदा करने के लिए। तो अलग अलग फसलों की अलग अलग जल उपयोग दक्षता है कि नहीं है। कोई फसल तो इतने से में, मतलब 1100 लीटर में पानी 1 किलो पैदा कर दिया, और कोई 793 में, और किसी को 2700 पानी चाहिए। तो अलग अलग फसल की जल उपयोग दक्षता अलग अलग है। यही थी, इसको बोलते हैं, देखो जल उपयोग दक्षता फसल की यील्ड अपॉन इवोपोट्रांसपिरेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इधर देखो भैया, जल उपयोग दक्षता है वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी है, काहे की, फसल की निकाल रहे हैं अपन, फसल की भैया जल उपयोग दक्षता काहे की, किसी भी फसल की अलग अलग हो सकती है, वो गेहूं की, धान की, सबकी अलग अलग है। तो जिस फसल की लेंगे उसी को नाम लिख दो यहाँ भले चाहो। अब क्या करेंगे, देखो यील्ड तो कितनी हुई उसकी, यील्ड उपज कितनी आई है ना, और कितना पानी लगा काय में, इवेपोट्रांसपिरेशन में। इवेपो यानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन तो पौधे की सतह से होगा, और भूमि सतह से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में जितना पानी लगा उसकी भैया उपज से क्वालिफाई करेंगे, तो क्या आएगी भैया, इसको बोल देंगे वाटर यूज एफिशिएंसी। क्या करेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे ही खेत की है भैया, खेत की अलग है, अलग अलग खेत की भी अलग अलग होती है। तो खेत में क्या काम मिलेंगे, देखो आप, वही तरीका है। खेत की अगर वाटर यूज एफिशिएंसी निकालनी है, खेत की अलग अलग, खेत में अलग अलग मिट्टी होती है, तो अलग अलग उसकी एफिशिएंसी है। रेतीली मिट्टी है, वो तो पानी रोकती ही नहीं है, उसको रोजाना पानी देना पड़ेगा आपको, हर 3 दिन बाद पानी देना पड़ेगा। चिकनी मिट्टी है तो 15 दिन तक पानी देने की जरूरत नहीं है, 15 दिन तक पानी को रोके रख सकती है वो। तो अलग अलग खेत की वाटर यूज एफिशिएंसी अलग अलग है। तो इसमें भी वही, उपज कितनी हुई और उस खेत की जल मांग क्या रही। यहां जल मांग लेंगे भैया, वहां तो पौधे की बात कर रहे थे ना अपन, तो पौधा तो क्या करता है, वाष्पिन और वाष्पोत्सर्जन करता है।
और यहाँ पे पूरी भूमि है तो निक्षालन भी होगा, वाष्पीकरण भी होगा, और पूरा जल जितना चाहिएगा जो पौधा अवशोषित करेगा वो भी उसी में शामिल होगा। ये जलमांग से निकलेगा, है। तो उपज बटा जलमांग, तो क्या आ गई भैया, वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी आ गई, ये खेत की वाटर यूज एफिशिएंसी है, जल उपयोग दक्षता है खेत की। इसके बाद हम जो लेने वाले हैं भैया जल उपयोग दक्षता की टेबल बनाई है मैंने अलग अलग, देख लो आप इस टेबल को, आप ढंग से देख लें, आप उसको उतार भी लेना। क्या है, रागी को 13.4 किलो रागी पैदा करने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। गेहूं में 12.6 किलो दाना अनाज गेहूं का पैदा करने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। तो इसको मैंने ऐसे निकाल दिया, एक ही बात है, 1 किलो अनाज के लिए निकाल दिया मैंने, 1 किलो अनाज के इसको डिवाइड कर दिया, 10,000 में भाग दे दिया इसका, तो ये आ गया भैया, एक ही बात है। इसको याद करो तो इसको करो, तो इसको निकाल सकते हो आप। 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए 793 लीटर पानी चाहिए। 1 किलो धान पैदा करने के लिए 2700 लीटर पानी चाहिए। और बाजरा मक्का 1 किलो बाजरा मक्का पैदा करने के लिए 1250 लीटर पानी चाहिए, हैं। ये थी भैया जल उपयोग दक्षता अलग अलग फसलों की अलग अलग। एक देखो अलग प्रकार की टर्म आ गई, कुछ अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी है, उनको हमको समझना है, बहुत कठिन नहीं है, लिखा हुआ है केवल अंग्रेजी में, कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान से सुने देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो आप, एक होता है कंजंक्टिव यूज, कंजंक्टिव, ये जंक्शन नहीं होता, जंक्शन, कंजंक्शन, देखो जंक्शन, जंक्शन का नाम सुना आपने, जंक्शन, जहां 2 रेलवे स्टेशन आके मिलते हैं उसको जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। 2 स्टेशन मिलते हैं ना, तो अलग अलग लाइन, 2 रेलवे लाइन मिलेगी, एक लाइन नहीं ऐसे लंबी नहीं, एक इधर से रेलवे लाइन आ रही है और एक इधर से रेलवे लाइन आ रही है, तो उसको जंक्शन बना देते हैं। वहां पर क्या बना देते हैं, जंक्शन, है, संगम, क्या हो गया, संगम हो गया। वैसे ही है यहाँ पर देखो, जो है यूज ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। यानी देखो इधर बात लो, भूजल प्लस सतही जल। सतही जल क्या होता है, तालाब का और नहर का, और ये कहां से आता है, कुओं से आता है। इन दोनों पानी को काम में लेना क्या कहलाता है, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर, है। सीधी सी बात है, ऐसी सिंचाई जिसमें दोनों पानी काम में लो, तालाब से भी ले रहे हैं और भूमि से भी निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे उसको, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर। एक बात, दूसरा टर्म है भैया वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जल प्रयोग, जल प्रयोग एफिशिएंसी, यानी क्या हो गया भैया, दक्षता, जल प्रयोग दक्षता। देखो, एक तो हम खेत में पानी देने का तरीका है, एक तो हम प्रवाह विधि से पानी दे रहे हैं, एक हम क्यारियां बना बना के पानी दे रहे हैं, एक हम स्प्रिंकलर से पानी पिला रहे हैं, और एक हम बूंद बूंद विधि से सिंचाई कर रहे हैं। सब में पानी की मात्रा अलग अलग चाहिए ना, यानी कि जो पानी काम में लिया, जितना पानी हमने नाली में छोड़ा, उसमें से कितना पानी जड़ों तक पहुंचा, इसको बोलते हैं जल प्रयोग दक्षता। कितना पानी हमने कुएं से निकाला और कितना जड़ों तक पहुंचा, है, इसको बोलते हैं जल उपयोग दक्षता। देखो, रेशियो ऑफ वाटर इन द रूट जोन ऑफ प्लांट एंड इरिगेटेड, सिंचाई में 100 लीटर पानी काम में लिया और पता चला जड़ों में 20 लीटर ही पहुंचा। कितना पहुंचा, 20 लीटर। तो क्या एफिशिएंसी हो गई भैया इसकी, 20% हो गए ना यार, 20% एफिशिएंसी हुई इसकी, तो कितनी परसेंट हो गई, 20% एफिशिएंसी हो गई, क्योंकि 100 लीटर में से 20% पानी जड़ों तक पहुंचा है। तो इसको बोलते हैं भैया जल प्रयोग दक्षता, वाटर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अप्लाई करना है। अगली बात करेंगे भैया डेल्टा, एक वर्ड होता है डेल्टा, इसमें को बोलते हैं रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड।
वही एक जैसी बात है, सुनो मेरी बात। क्या मतलब है? 100 लीटर पानी में, कितने लीटर पानी में? 100 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में हमने 5 हेक्टेयर को सींचा। 100 लीटर पानी में हमने 2 हेक्टेयर को सींचा। 100 लीटर पानी में हमने 1 हेक्टेयर को सींचा। पानी तो वही है, पर आपने कितना एरिया सिंचित किया, ये काय पर निर्भर करते हैं, कौन सी विधि काम में ली, इसको डेल्टा कहते हैं। दोबारा समझाता हूं मैं आपको, जितना पानी काम में लिया उससे आपने कितनी जमीन को सिंचित किया, इसका रेशियो किस किस का? इरिगेटेड एरिया का और पानी काम में लिए उसका रेशियो क्या कहलाएगा भैया? डेल्टा। समझ रहे हो कि नहीं समझे हो? हमारे पास जो पानी है उसको अगर हमने प्रवाह विधि से किया तो पता चला आधा किलोमीटर सिंचित हुआ, आधा हेक्टेयर सिंचित हुआ। अगर हमने क्यारी से किया तो 1 हेक्टेयर सिंचित हो गया। अगर हमने बूंद बूंद सिंचाई से किया तो 2 हेक्टेयर सिंचित हो गया। तो भैया इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। अनुपात है ये। इसके बाद छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी और 2 है, देखो कहीं काम आ जाती है, कई एग्जाम पूछी गई है इसलिए जोड़ी मैंने ये, कई परीक्षा में पूछ ली है। 1-2 होता है लैंटिक वाटर और लोटिक वाटर। कोई भी एक जगह भरा हुआ रुका हुआ पानी, कोई भी तालाब में भरा हुआ रुका हुआ पानी तो कहलाता है लैंटिक वाटर। क्या कहलाता है? लैंटिक वाटर। और किसी भी पहाड़ों से झरनों में बहता हुआ पानी लोटिक वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लोटिक वाटर। तो लैंटिक वाटर और लोटिक वाटर। पानी को रुका हुआ छोड़ दीजिए आप, थोड़े दिनों में उसमें जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, लैंटिक वाटर। और पानी बहता रहेगा तो किसी प्रकार का कोई अशुद्धता नहीं होती उसमें, बहते हुए पानी में, बहते हुए जल में कोई कीड़े मकोड़े बीमारियां नहीं होती है। लोटिक वाटर, दोनों अलग अलग वर्ड है भैया, इनको आपको काम में ले सकते हैं। अब की बार है, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया भैया, पौधों में सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई समय प्रबंधन। अब सिंचाई कब करें, कौन सी फसल में कब सिंचाई करें, कैसे पता पड़े इसका? तो इसके सिंचाई के समय प्रबंधन के बारे में हम भैया अगली क्लास में लेंगे। और भी टॉपिक बोले, सिंचाई बहुत बड़ी टॉपिक है ये, इसको हम अगली टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।